आज हम पढ़ाएंगे प्लेटो की गतिशीलता का कारण, प्लेट टेक्टोनिक थियरी की आलोचना का आधार या थियरी में समस्याएं, और वेगनर महोदय से प्लेट टेक्टोनिक थियरी की तुलना। वो कई बार अलग सवाल के रूप में पूछ लिया जाता है, तुलना अलग से पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लेटो की गतिशीलता का कारण क्या हो सकता है। एक बार वेगनर महोदय की बात आपको याद होगी, उन्होंने कहा था कि प्लेटो की गतिशीलता के दो कारक बल बताए थे। पहला सियाल सीमा पर तैर रहा है, प्लवनशीलता का गुण, और दूसरा बताया था कि चंद्रमा का ज्वारी बल है ना। चंद्रमा भी महाद्वीपों पर एक बल लगाता है, महाद्वीप पृथ्वी पूरब की ओर घूमती चली जाती है और चंद्रमा के ज्वारी बल से ठहर जाते हैं महाद्वीप, इसलिए पृथ्वी पूरब घूमती रहती है और महाद्वीप पश्चिम में प्रवाहित होते रहते हैं। ये सब बातें वेगनर ने बताई थी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्लेटो की गतिशीलता का कारण कुछ और कारक को बताती है। गतिशीलता का कारण, ऐसे तो कम घनत्व वाली प्लेटें अपने नीचे स्थित अधिक घनत्व वाले स्थेनोस्फीयर पर स्थित हैं, इसलिए तैरने में सक्षम है, प्लवनशील है। लेकिन प्लेटों के प्रवाह के लिए देखिए, प्लवनशील होना मतलब एक जगह ठहरे रहना, प्लवनशील होना तैरना एक अलग बात है, लेकिन प्रवाहित होना एक सर्वथा अलग बात है ना। लेकिन प्लेटों के प्रवाह के लिए जितने भी अब तक कारक बल बताए गए हैं, प्लेटों के विस्थापन के लिए अब तक जितने भी कारक बताए गए हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक बल संवहन तरंगों को माना गया है। आप लिखेंगे कि प्लेटों के प्रवाह के लिए अब तक जितने भी कारक बल बताए गए हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बल संवहन तरंगों को माना गया है। कैसे? एक चित्र हल्का सा बना लेते हैं। पृथ्वी की कोर में रेडियो एक्टिव पदार्थों की उपस्थिति है। रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो सक्रिय तत्व, इसलिए पृथ्वी की कोर में ऊष्मा का जनन होता है। उस ऊष्मा से पृथ्वी की कोर से संवहन तरंगें उठती हैं। वो संवहन तरंगें मेंटल में चक्राकार प्रणाली में घूमती रहती हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी एक स्थान पर संवहन तरंगें उठती हैं तो भूपटल के निचले सतह से टकराकर विपरीत दिशाओं में चल पड़ती हैं। देखा आपने, विपरीत दिशा में चल पड़ी। तो इस प्रक्रिया से पूरे मेंटल में बाह्य कोर से उठने वाली संवहन तरंगें पूरे मेंटल में चक्राकार प्रणाली में घूमती रहती हैं। आपने देखा कैसे? मान लेते हैं ये संवहन तरंग यहां से उठी, भूपटल यानी प्लेट के निचले सतह से टकराई, एक पश्चिम में गई, एक पूरब में गई, दिखाई दे रहा है। तो पृथ्वी की कोर से संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है और ये संवहन तरंगें मेंटल में चक्राकार प्रणाली में घूमती हैं। जब ये संवहन तरंगें बाह्य कोर से उठकर मेंटल में प्रवाहित होते हुए भूपटल यानी प्लेट के निचले सतह से टकराती हैं तो विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होने लगती हैं। संवहन तरंगों की विपरीत दिशाओं में प्रवाह से प्लेटों में भी गलन उत्पन्न हो जाता है, प्लेटें गलने लगती हैं और प्लेटों में भी विपरीत दिशाओं में प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। कैसे? दिखा रहे हैं। मान लेते हैं ये प्लेट है, प्लेट भी टूट गई और एक प्लेट का इधर प्रवाह हो जाएगा, एक प्लेट का इधर। संवहन तरंगों से प्रभावित होकर पहले जब संवहन तरंगें बाह्य कोर से उठकर भूपटल के नीचे यानी प्लेट के निचले सतह से टकराती हैं तो प्लेटों में गलन प्रारंभ हो जाता है और हॉट स्पॉट का निर्माण होता है। उसके बाद हॉट स्पॉट के सहारे प्लेट का विखंडन हो जाता है और प्लेटें विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती हैं। हॉट स्पॉट क्या है, आइए समझ लेते हैं। प्लेटों के प्रवाह का कारण दूसरा, हॉट स्पॉट के सहारे गति। अब संवहन तरंगों द्वारा क्या खेल खेला जाता है भूपटल के निचले सतह पर, उसको अब थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं। संवहन तरंगों की विशाल मात्रा जब भू सतह के नीचे किसी एक स्थान पर टकराती है, संवहन तरंगों की विशाल मात्रा जब भू सतह के नीचे या प्लेट के निचले सतह से टकराती है तो ये क्या है? संवहन तरंगें। संवहन तरंगें कहां से आई हैं? बाह्य कोर से उठकर आई हैं, मेंटल में प्रवाहित हुई हैं और प्लेटों के पास पहुंची हैं नीचे से ऊपर उठकर कोर से। जब ये संवहन तरंगें
भू सतह के निचले सतह पर टकराती हैं या प्लेट के निचले सतह पर टकराती हैं, तो ये क्या है, ये भू सतह है। भू सतह पर गुंबदाकार स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है, क्योंकि संवहन तरंगें जो बल लगाती हैं उससे प्लेटें ऊपर की ओर उठ जाती हैं। भू सतह पर गुंबदाकार स्थलाकृति का विकास हो जाता है। इसी गुंबदाकार स्थलाकृति को हम क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट। धीरे धीरे करके इस गुंबदाकार स्थलाकृति में 3 भुजाओं का विकास होता है। आप भू सतह को ऊपर से देख रहे हैं, जैसे आसमान से धरती को देखते हैं, आसमान से धरती को देखते हैं, उस तरह से देखिए। धीरे धीरे इस गुंबदाकार स्थलाकृति में 3 भुजाओं का विकास होता है। उसके बाद 2 भुजाओं का मुख खुल जाता है। अरे ठीक, आपने देखा होगा बचपन में हमारे शरीर पे फोड़िया होता था, फोड़िया, गुंबदाकार स्थलाकृति होता था फिर वो फूट जाता था, है ना, वैसे ही कल्पना करना है। तो धीरे धीरे गुंबदाकार स्थलाकृति में 2-3 भुजाओं का विकास होता है, जिनमें से किसी 2 भुजा का मुख खुल जाता है और उसके सहारे प्लेटों में विस्थापन प्रारंभ हो जाता है। इसको आप ऐसे लिखेंगे, जब संवहन तरंगों की विशाल मात्रा किसी स्थान पर प्लेट के निचले सतह से टकराती है तो भू सतह पर गुंबदाकार स्थलाकृति का विकास होता है। संवहन तरंगों के लगातार टकराने से भू सतह या प्लेटों में गलन प्रारंभ हो जाता है, प्लेट पतली होने लगती है ना, प्लेटों में गलन होने लगता है, प्लेटें पतली होने लगती हैं। धीरे धीरे इस गुंबदाकार स्थलाकृति में भू सतह पर 3 भुजाओं का विकास होता है, जिनमें से किन्हीं 2 भुजा का मुख खुल जाता है और इसके सहारे प्लेटों में गति आ जाती है, यानी विस्थापन आने लगता है। वास्तव में इसी का विस्तार कर रहा हूं। वास्तव में पूर्वी अफ्रीका में दरार घाटी का विकास इसी प्रक्रिया से हो रहा है। दरार घाटी जहां है वहां पर पहले गुंबदाकार स्थलाकृति बनी होगी, तो पूर्वी अफ्रीका में दरार घाटी का विकास यानी रिफ्ट वैली का विकास इसी प्रक्रिया से हो रहा है। दरार घाटी के नीचे संवहन तरंगों की विशाल मात्रा प्लेटों से टकरा रही है, जिससे दरार घाटी का मुख धीरे धीरे खुलता जा रहा है, मुख खुलता जा रहा है। बाद में चलकर दरार घाटी के नीचे स्थित प्लेटों में विखंडन हो जाएगा और पूर्वी अफ्रीका का भाग मूल अफ्रीका से अलग हो जाएगा। जैसे कि ये कौन सा द्वीप है, मेडागास्कर, और प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से अलग हुआ था, उसी तरह पूर्वी अफ्रीका भी मूल अफ्रीका से अलग हो जाएगा। पैंजिया का विखंडन भी इसी प्रक्रिया से हुआ था। पैंजिया का विखंडन भी इसी प्रक्रिया से हुआ था। अध्ययन से पता चलता है कि पैंजिया पर लगभग 20 हॉट स्पॉट का विकास हुआ था। आप जानने के लिए जान लीजिए, जीएस में इतना नहीं जानना है, लेकिन किसी चीज को जब हम पूरा जानते हैं ना तो कुछ भूल भी जाएं तो कुछ बातें याद रहती हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक ऐसी चीज नहीं है जिसमें सीधे 250 शब्द का ही नोट बना लीजिए और एग्जाम में पूछा जाए जाके लिख लीजिए। नहीं, सवाल आपसे जटिल घुमा के इस तरह से पूछ दिया जाएगा कि 250 शब्दों का आपका जो उत्तर है वो काम नहीं देगा आपको, इसलिए पूरी बात को समझ जाइए। तो पैंजिया का विखंडन भी इसी प्रक्रिया से हुआ था, है ना। पैंजिया पर लगभग 20 हॉटस्पॉट का विकास हुआ और विभिन्न खंडों में विभक्त हो गया। यह हो गया संवहन तरंगों में गतिशीलता का कारण। अब देखते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की आलोचना करना भी जरूरी, क्योंकि थ्योरी है, कल्पनाशीलता है, उसकी आलोचना जरूरी है और बहुत से आलोचना के ठोस आधार भी हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। पहला, जो बता रहा हूं सुनना है, इसमें लिखने की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं, आप सुनेंगे समझ जाएंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का आधार क्या है? भूगर्भिक प्लेटें हैं। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाता रहूंगा। आप लोगों में से कुछ लोग क्यों दुखी हो गए हैं कि आलोक सर फिर से पेड कर दिए और हमें छोड़कर चले जाएंगे। मैं कहां जा रहा हूं, मैं कहां कह रहा हूं कि मत पे करिए, कभी कहा मैंने? अपने लिए कहां कह रहा हूं कि आप पे करिए? मैं हूं ना, मैं पढ़ाता रहूंगा। ऐसा भी नहीं कि आपको यहां खड़ा होकर भकाऊंगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी साल भर पढ़ाऊंगा। साल भर वेट तो करिए, मैं कितना कुछ पढ़ा जाऊंगा, विश्वास रखिए। मैं पढ़ाता रहूंगा, कहीं नहीं जा रहा हूं। पे करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप लोग डिप्लोमेटिक कमेंट करते हैं तो वो पढ़कर बड़ा दुख होता है। डिप्लोमेटिक मत हुआ करिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या मैंने सब्जी या फल का ठेला लगाया है कि 500 रुपए में केला बेचूं या 1 किलो सेब बेच रहा हूं 500 रुपए में?
अभी से आप इतने कमजोर बनेंगे। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि अगर 500 रुपये में देंगे तो पढ़ूंगा। जरा सुन के देखिएगा, आप सोचिएगा, ये लड़का 5 दिन से मैं पढ़ा रहा हूं और कह रहा हूं कि मेरा हाथ पकड़ लो, ठीक है, मजबूरियों को थोड़ी देर के लिए अलग करिए, लेकिन बातें तो सुनिए। तो एक लड़के ने कहा कि सर अगर 500 रुपये, आपने मुझे सपने दिखाए, मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं 500 रुपये दे सकता हूं, नहीं तो तैयारी छोड़ दूंगा, थोड़ी देर के लिए मुझे भूल जाइए। उस बच्चे का कमेंट देखिए, 500 रुपये में पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाइए, नहीं तो मैं तैयारी छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं उस बच्चे से कहना चाहता हूं कि बच्चे, इस इच्छा शक्ति से आप आईएएस नहीं बनने वाले हो, आप लिख लीजिएगा। 500 रुपए के लिए आप इस तरह का कमेंट कर रहे हैं। आपने इतना भी नहीं देखा कि नहीं आलोक सर तो पढ़ा ही रहे हैं। आपने अगर इच्छा शक्ति होती तो आप ये कमेंट करते कि सर मैं फीस तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपसे पढ़ता रहूंगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने तो कहा कि अध्यापकों की टीम, जिनका विश्वास, उनका भी मुझे विश्वास जीतना है। एक बात बताइए, एक बार अगर ढंग से मैं उनको फीस नहीं दे पाया, हमारे पास बहुत से कर्मचारियों की टीम, अध्यापकों की टीम फीस नहीं दे पाऊंगा, दोबारा मुझ पर विश्वास करेंगे? तो बहुत सी बातें होती हैं जिन्हें मैं आपसे डिस्कस नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे मजबूर करते हैं, मैं आपसे डिस्कस करना पड़ता है। मैं अध्यापकों को पे करने के लिए कह रहा हूं। अच्छा, एक लोगों के पास समस्या है, जो लोग पे कर रहे हैं अध्यापकों को, कह रहे हैं कि क्लासेस क्या लाइव चलेंगी, क्या हम दोबारा नहीं देख पाएंगे? ऐसा कोई बात नहीं, क्लासेस लाइव जरूर चलेंगी, वेबसाइट पर चलेंगी, लेकिन एक बार आपको हम उसका लॉगिन आईडी दे देंगे, पेड अध्यापकों का वेबसाइट का लॉगिन आईडी दे देंगे। एक बार आप लॉगिन कर लेंगे वेबसाइट पे, तो उस वीडियो को आप 3 से 4 बार देख सकते हैं, जब मर्जी देख सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं जुलाई के अगस्त में ही देखिए, जुलाई या अगस्त में ही देखिए, बाद में नहीं देख सकते। आप कभी भी उस वीडियो को 3 से 4 बार देख सकते हैं। क्या आप जॉब करते हैं, क्या आप नौकरी में हैं, प्राइवेट में हैं, सरकारी में हैं, क्या आप बड़ी परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि लाइव छूट गया तो आप नहीं देख पाएंगे। उस वीडियो को आप लाइव भी देख सकते हैं, लाइव के बाद भी देख सकते हैं, और लाइव अगर छूट गया तब भी बाद में 3 से 4 बार देख सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बहुत से कामकाजी महिलाओं और पुरुषों ने, और खासकर ऐसी महिलाओं ने जिनके ऊपर घर के कामकाज की जिम्मेदारी है, शादीशुदा हैं, तो उनको ये, उनका क्वायरी था कि क्या सर हम बाद में देख सकते हैं। ये सवाल पूछने वाला ही नहीं, इसमें मुझे कोई सिस्टम नहीं फिट करना, ऑटोमेटिक आप उसमें देख लेंगे लाइव के बाद भी। आगे आइए, 30 तारीख तक प्रक्रिया है। 30 तारीख तक अगर जो लोग हमारे अध्यापकों की टीम का साथ पकड़ना चाहते हैं वो पकड़ सकते हैं। मैं उनका साथ पकड़ने की बात कर रहा हूं, मेरा नहीं, मेरा साथ पकड़ चुके हैं आप। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की आलोचना, भूगर्भिक प्लेटें। पहला आधार है कि इस थ्योरी का आधार भूगर्भिक प्लेटें हैं, लेकिन समस्या है कि अभी तक भूगर्भिक प्लेटों की संख्या और मोटाई ठीक ठाक ज्ञात नहीं हो सकी। नहीं संख्या ठीक ठाक ज्ञात है, नहीं मोटाई ठीक ठाक ज्ञात है। यह तथ्य इस सिद्धांत के वैज्ञानिक आधार को थोड़ा सा कमजोर करता है, क्योंकि सिद्धांत का आधार भूगर्भिक प्लेटें और प्लेटों की ही सही संख्या का अब तक पता नहीं लगाया जा सकता है। यह इस सिद्धांत के वैज्ञानिक आधार को थोड़ा सा कमजोर करता है। हां, दूसरा पॉइंट क्या है आलोचना का? अभी यह भी ठीक ठाक नहीं ज्ञात है कि भूपटल पर कितनी प्लेटों का निर्माण हो रहा है, कितनी प्लेटों का विनाश हो रहा है। आपने देखा कि पेंजिया पर 20 हॉटस्पॉट का विकास हुआ, जिसके सहारे उसमें विखंडन हो गया। पेंजिया की कई प्लेटें अलग अलग हो गई, यानी प्लेटें स्थिर नहीं है। कुछ प्लेटों का निर्माण होता है, यानी प्लेटें फैलती जाती हैं, और कुछ प्लेटों का विनाश होता है। प्लेटें फैलती कहां से हैं? समुद्रों में रचनात्मक प्लेट किनारे से, महासागरों में रचनात्मक प्लेट किनारे से जहां नई क्रस्ट का निर्माण होता है, वहां से प्लेटें फैलती हैं, उनको पदार्थ मिलता रहता है, महासागरीय कटक के सहारे लावा निकलता है, जमकर ठोस होता है, वो हिस्सा मध्य महासागरीय कटक से दूर हट जाता है। तो प्लेटों का फैलाव कहां से होता रहता है? मध्य महासागरीय कटक से होता रहता है। और प्लेटों का विनाश कहां से चलता रहता है? जहां वो प्लेट किसी महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है और छेपित हो जाती है, डंप हो जाती है। यानी एक तरफ प्लेट नीचे से निकलती है और दूसरी तरफ डंप हो जाती है। तो प्लेटों का निर्माण और विनाश चलता रहता है, प्लेटें स्थायी नहीं है। तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि कितनी प्लेटों का निर्माण हो रहा है और कितने का विनाश हो रहा है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की आलोचना का तीसरा आधार, आलोचना का जो तीसरा आधार है वो सबसे सशक्त है। इसके लिए एक चित्र बनाना पड़ेगा। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा छेद है। ये क्या है?
आमतौर पर एक प्लेट में एक ही तरह की गति देखी होनी चाहिए, क्योंकि प्लेट एक दृढ़ भूखंड है। कोई भी एक वस्तु मान लेते हैं ये दृढ़ है, या तो ये लेफ्ट जाएगी या राइट जाएगी, ये दोनों दिशाओं में एक साथ नहीं चल सकती है। सृष्टि का कोई भी ऑब्जेक्ट आमतौर पर एक ही दिशा में जाता है, कोई भी पिंड एक ही दिशा में जाता है, या तो पूरब जाएगा या फिर पश्चिम जाएगा, ये दोनों दिशाओं में नहीं जा सकता है। इसी तरह प्लेटें भी दृढ़ भूखंड है, प्लेट को एक ही दिशा में जाना चाहिए, दोनों दिशा में कैसे जा सकती है। अफ्रीकन प्लेट को देखिए, अफ्रीकन प्लेट का पूर्वी किनारा कहां है? कार्लसबर्ग कटक के पास। पश्चिमी किनारा कहां है? मध्य अटलांटिक कटक के पास। दोनों किनारों पर क्या हो रहा है? अपसरण हो रहा है। यहां भी अपसरण हो रहा है, यहां भी अपसरण हो रहा है। यहां भी रचनात्मक प्लेट किनारा है और यहां भी महासागर में रचनात्मक प्लेट किनारा है। यहां भी नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, यहां भी नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। अगर अफ्रीकन प्लेट कार्लसबर्ग कटक के सहारे पश्चिम में खिसक रहा है, क्योंकि यहां पर नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, महासागर तली का विस्तार हो रहा है, नए कार्लसबर्ग कटक के सहारे नए पदार्थ का निर्माण, महासागर की तली का विस्तार, और अफ्रीकन प्लेट किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। तो वास्तव में यहां भी इसको इधर ही जाना चाहिए था। अगर यहां पे इधर जा रहा है तो यहां भी इसको इधर ही जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा कब होता? जब यहां पर इसके प्लेट के पूर्वी किनारे पर अपसरण होता, तो पश्चिमी किनारे पर क्या होता? अभिसरण होता। अफ्रीकन प्लेट के पूर्वी किनारे पर रचनात्मक प्लेट किनारा होता और पश्चिमी किनारे पर विनाशी प्लेट किनारा होता। पूर्वी किनारे पर प्लेट क्रस्ट की रचना होती और पश्चिमी किनारे पर क्रस्ट का विनाश होता। यानी पूर्वी प्लेट किनारे पर रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे क्रस्ट का निर्माण होता और पश्चिमी किनारे पर विनाशी प्लेट किनारे के सहारे क्रस्ट का विनाश होता और यहां क्रस्ट का निर्माण होता। ऐसा होता तब ये पूरी की पूरी अफ्रीकन प्लेट किधर जाती? इधर जाती। और यही सामान्य नियम है। आप देखिए इंडियन प्लेट को देख रहे हैं। इंडियन प्लेट अपसरण सीमा है, रचनात्मक प्लेट किनारा है, कार्लसबर्ग कटक है हिंद महासागर में, वहां से पूरब दिशा में जा रही है, उत्तर पूर्व की तरफ। तो आप देखिए इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की ओर जा रही है, तो किससे टकरा रही है? यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, यहां से दूर हट रही है, यहां से टकरा रही है। इसी तरह से आप नजका प्लेट को देखिए। नजका प्लेट देखिए महासागर में कटक के सहारे फैल रही है, क्योंकि यहां पर नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो महासागर तली का विस्तार हो रहा है। तो नजका प्लेट पूरब में अमेरिकन प्लेट से टकरा रही है। यह सामान्य नियम है। इसी तरह अमेरिकी प्लेट को देखिए। अमेरिकन प्लेट यहां पर रचनात्मक प्लेट किनारा है, यहां से दूर हट रही है, पश्चिम दिशा में जा रही है, तो आप देखिए पश्चिम में जाके नजका प्लेट से टकरा रही है। यानी प्लेटों में एक दिशा प्रवाह तभी होगा, एक दिशा वाला प्रवाह तभी होगा जब एक तरफ रचनात्मक प्लेट किनारा होगा, दूसरी तरफ विनाशी होगा। एक तरफ क्रस्ट की रचना होगी, दूसरी तरफ क्रस्ट का विनाश चलेगा। लेकिन अफ्रीका प्लेट पूरी तरह से अपवाद प्रस्तुत करता है, एक अनसुलझी गुत्थी है जिसकी व्याख्या अब तक नहीं हो पाई है। इसको आप लिखेंगे कैसे? लिखने का सबसे अच्छा तरीका है, कैसे लिखेंगे? आमतौर पर एक प्लेट में एक ही तरह की गति होनी चाहिए, क्योंकि प्लेट एक दृढ़ भूखंड है। प्लेट को या तो पूरब दिशा में खिसकना चाहिए या तो पश्चिम दिशा में खिसकना चाहिए, है ना। एक ही प्लेट के दोनों किनारों पर अपसरण क्रिया नहीं होनी चाहिए। एक ही प्लेट के दोनों किनारों पर अपसरण क्रिया नहीं होनी चाहिए। प्लेट का प्रवाह तब होता है जब एक किनारे पर अपसरण होता है और दूसरे किनारे पर अभिसरण होता है, यानी विनाश होता है। लेकिन अफ्रीकन प्लेट में ऐसा नहीं देखा जाता। अफ्रीकन प्लेट के दोनों किनारों पर अपसरण क्रिया चल रही है। एक ही प्लेट के दोनों किनारों पर अपसरण क्रिया नहीं चलनी चाहिए थी। दोनों किनारों पर रचनात्मक नहीं होना चाहिए था। दोनों किनारों पर क्रस्ट की रचना नहीं हो सकती है। एक तरफ रचना होती तो दूसरी तरफ विनाश होता। लेकिन अफ्रीकन प्लेट में ऐसा नहीं है। ठीक है, यदि अफ्रीकन प्लेट के दोनों किनारों पर रचनात्मक प्लेट किनारे हैं, दोनों किनारों पर अपसरण हो रहा है, यानी दोनों किनारों पर नए क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, तो बीच में कोई ऐसा अभिसरण क्षेत्र जरूर होना चाहिए था जिसके सहारे क्रस्ट का विनाश होता। यदि अफ्रीकन प्लेट के दोनों किनारों पर अपसरण हो रहा है और क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, तो बीच में एक अभिसरण क्षेत्र होना चाहिए था, जहां पर ये वाला प्लेट यहां का टकराता और ये वाला प्लेट यहां का टकराता। आप समझ रहे हैं? ये देखिए एरो, ये एरो है, ये एरो इधर जा रहा है, ये एरो इधर, तो ये दोनों आपस में यहां पे टकराते और ये दोनों प्लेटें फिर आपस में टकराती और क्रस्ट का विनाश हो जाता। यानी अगर दोनों किनारों पर अपसरण क्रिया हो रही है, क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, तो बीच में एक
बड़ा अभिसरण क्षेत्र होना चाहिए था जिसके सहारे क्रस्ट का विनाश चलता रहता। लेकिन इसका हो रहा है उल्टा। लेकिन इसके विपरीत पूर्वी अफ्रीका में दरार घाटी का विकास हो रहा है। एक और उल्टा, अभी ये दो तो अपवाद थे ही, एक और अपवाद आ गया। अगर दोनों किनारों पर अपसरण हो रही तो बीच में अभिसरण होना चाहिए था, लेकिन इसके विपरीत पूर्वी अफ्रीका में दरार घाटी का विकास हो रहा है जिसके सहारे नीचे स्थित प्लेटों में फैलाव हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? यहां भी प्लेट का फैलाव हो रहा है, यहां भी प्लेट का फैलाव हो रहा है और यहां भी फैलाव हो रहा है, जबकि होना चाहिए था कि ये इधर जाके टकराता और ये इधर जाके टकराता, लेकिन उल्टा हो रहा है। ये देखिए, दरार घाटी के नीचे प्लेटों का फैलाव हो रहा है। ये एक ऐसी अनसुलझी गुत्थी है जिसकी पूर्ण व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में नहीं मिलती है। ये सबसे बड़ी समस्या है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की एक और समस्या आप गिना सकते हैं, वो ये है प्रशांत महासागर को देख लीजिए। प्रशांत महासागर आप देख रहे हैं, ये देखिए एशिया के पूर्व में क्या है? प्रशांत महासागर है। उसी तरह से दोनों अमेरिकन महाद्वीपों के पश्चिम में क्या है? प्रशांत महासागर है। ये प्रशांत महासागर का पश्चिमी किनारा है। ये पूरब होता है, मैप में हमेशा इधर पूरब होगा और इधर पश्चिम होगा। मैप में हमेशा इधर पूरब होगा और इधर पश्चिम होगा, मतलब इधर पूरब और इधर पश्चिम, इतना तो जानते ही है ना। तो सापेक्षिक रूप से ये पूरब है और ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर हुआ और ये पूर्वी प्रशांत महासागर हुआ। प्रशांत महासागर के दोनों छोरों को ध्यान से देखिए, दोनों छोर को। एज एक इधर क्या हो रहा है? पैसिफिक प्लेट किससे टकरा रही है? यूरेशियन प्लेट से। क्या हो रहा है? रचना हो रहा है कि विनाश हो रहा है? आप कहेंगे विनाश हो रहा है। अभिसरण चल रहा है यानी विनाश हो रहा है। आपने पढ़ा था कि पैसिफिक प्लेट अधिक घनत्व वाला है, किसके नीचे प्रवेश कर रहा है? यूरेशियन प्लेट के नीचे प्रवेश कर रहा है पैसिफिक प्लेट। यहां भी विनाश चल रहा है। इसी तरह से पूर्वी प्रशांत महासागर में भी देखिए, यहां से यहां तक रॉकीज पर्वत से लेकर एंडीज पर्वत तक क्या चल रहा है? क्रस्ट का विनाश चल रहा है। इसका मतलब पैसिफिक प्लेट के दोनों किनारों पर क्षेपण क्रिया हो रही है। पैसिफिक प्लेट के दोनों किनारों पर प्लेट नीचे जा रही है, ऐसे नीचे जा रही है, मेंटल में जा रही है। यहां भी मेंटल में जा रही है पैसिफिक प्लेट और यहां भी पैसिफिक प्लेट अमेरिकन महाद्वीप के नीचे मेंटल में जा रही है। यानी पैसिफिक प्लेट के दोनों किनारों पर अभिसरण क्रिया हो रही है जिसके सहारे पैसिफिक प्लेट का क्षेपण हो रहा है, यानी पैसिफिक प्लेट का विनाश चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक ही प्लेट के दोनों किनारों पर विनाश कैसा चल सकता है? ठीक वैसे जैसे अफ्रीका महाद्वीप वाले प्लेट को अभी देखा, वहां पर उल्टा था, रचना हो रही थी, अपसरण किनारा था। यहां पर क्या है? दोनों किनारों पर अभिसरण है, अभिसरण हो रहा है और दोनों किनारों पर विनाश चल रहा है। एक ही प्लेट के दोनों किनारों पर अभिसरण क्रिया नहीं होनी चाहिए थी। एक तरफ अभिसरण होता तो दूसरी तरफ अपसरण होना चाहिए था। यदि प्रशांत महासागर के या पैसिफिक प्लेट के या प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर, पश्चिमी किनारे पर और पूर्वी किनारे पर क्षेपण क्रिया हो रही है, तो प्रशांत महासागर के बीचों बीच, ऐसे इसको समझेंगे, मान लेते हैं ये प्रशांत महासागर का पश्चिमी किनारा है और ये प्रशांत महासागर का ये पूर्वी किनारा है। ये क्या है? पैसिफिक प्लेट। आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि दोनों किनारों पर विनाश चल रहा है। रेड लाइन का मतलब होता है विनाश। यहां भी क्षेपण हो रहा है, यहां भी क्षेपण हो रहा है। अगर हम कहें प्रशांत महासागर की पश्चिमी मग्न ढाल में कैसे हो रहा है? ये इधर जा रही है ना, और इधर कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट टकरा रही है, आपने देखा था। उसी तरह से यहां भी ये पैसिफिक प्लेट है, तो ये कौन सी प्लेट है? अमेरिकन प्लेट है। यहां भी पैसिफिक प्लेट अमेरिकन प्लेट टकरा रही है, यहां भी पैसिफिक प्लेट यूरेशियन प्लेट टकरा रही है। दोनों किनारों पर पैसिफिक प्लेट का क्या हो रहा है? क्षेपण हो रहा है, डंप हो रही है मेंटल में। यहां भी क्षेपण हो रहा है, यहां भी क्षेपण हो रहा है। दोनों तरफ क्षेपण क्रिया कैसे हो सकती है? अगर दोनों किनारों पर पैसिफिक प्लेट में क्षेपण क्रिया चल रही है तो प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक बहुत ही विशाल मध्यवर्ती कटक होना चाहिए था। प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक बहुत ही, जहां हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप के आसपास एक बहुत ही विशाल मध्यवर्ती कटक होना चाहिए था। क्यों? इसके सहारे क्रस्ट की रचना होती। दोनों किनारों पर यदि विनाश क्रिया चल रही है तो मध्य प्रशांत बेसिन में एक विशाल मध्यवर्ती कटक होना चाहिए था जिसके सहारे क्रस्ट का निर्माण होता। तब जाके दोनों किनारों पर, अगर यहां पर मध्यवर्ती कटक होता तो गति कैसे होती? इधर होती, और मध्यवर्ती कटक के सहारे क्या होता है? अपसरण होता है। रचनात्मक प्लेट किनारा दूर जाते हैं एक दूसरे से। मेंटल से क्या निकलता है? लावा निकलता है।
मंटे से लावा निकलता, प्लेट एक दूसरे से दूर हटती, क्रस्ट का निर्माण होता। लेकिन प्रशांत महासागर में कोई विशाल मध्यवर्ती कटक नहीं है, यानी बिना निर्माण हुए ही दोनों तरफ विनाश चल रहा है। इसकी भी पूरी तरह से व्याख्या नहीं हो पाती। प्लेटों की गतिशीलता का कारण आपने देखा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो आलोचनाएं हैं वो आपने देखा। अब सबसे मजेदार चीज देखेंगे, वेगनर और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में तुलना। महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में तुलना। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी न केवल पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी द्वीपों की उत्पत्ति, महासागरीय खड्डों की उत्पत्ति, मध्य महासागरीय कटक की उत्पत्ति यानी रिज की उत्पत्ति, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंपिक क्रिया समेत तमाम भूगर्भिक क्रियाओं और घटनाओं और भूगर्भिक संरचनाओं की व्याख्या करने में पूरी तरह से सक्षम है। वास्तव में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने वेगनर महोदय द्वारा की गई अधूरी व्याख्या को पूरा किया। वास्तव में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने विभिन्न भूगर्भिक संरचनाओं के संदर्भ में, जैसे पर्वत क्या है, भूगर्भिक संरचना है, महासागरीय खड्ड क्या है, भूगर्भिक संरचना है, कटक क्या है, मध्य महासागरीय रिज, भूगर्भिक संरचना है। तो वास्तव में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने विभिन्न भूगर्भिक संरचनाओं के संदर्भ में वेगनर महोदय द्वारा की गई अधूरी व्याख्या को पूरा किया है ना। उदाहरण के लिए अब एक एक पॉइंट को हम मिला लें इन दोनों को, कैसे कैसे ये बेहतर है, किन किन मुद्दों पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से बेहतर साबित हुई। वेगनर महोदय ने पैंजिया के विखंडन के बारे में केवल इतना कहा था कि पैंजिया का विखंडन आंतरिक कारणों से हुआ था। वेगनर महोदय पैंजिया का विखंडन का पर्याप्त कारण नहीं दे पाए थे। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने इस आंतरिक कारण को हॉट स्पॉट की घटना से जोड़ा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने पैंजिया के विखंडन के लिए उत्तरदायी इस आंतरिक कारण को हॉट स्पॉट की घटना से जोड़ा, है ना। बताया कि पैंजिया पर लगभग 20 हॉटस्पॉट का विकास हुआ था। हॉटस्पॉट क्या समझ चुके हैं ना, अब बार बार उसकी व्याख्या थोड़ी होनी है, एक बार हो चुकी है। थ्योरी ने बताया कि पैंजिया पर लगभग 20 हॉटस्पॉट का विकास हुआ, जिसके सहारे पैंजिया का विखंडन हो गया विभिन्न भागों में। दूसरा वेगनर महोदय ने महाद्वीपों के प्रवाह के लिए जो कारक बल बताए थे वो पर्याप्त नहीं थे। वेगनर महोदय ने महाद्वीपों के प्रवाह के लिए 2 कारक बल बताए थे। पहला, सियाल सीमा पर तैर रहा है, दूसरा चंद्रमा का ज्वारीय बल। सियाल सीमा पर तैर रहा है मतलब प्लवनशीलता। साथ में उन्होंने इसमें एक और जोड़ा था, गुरुत्व बल। वेगनर महोदय ने महाद्वीपों के प्रवाह के लिए 2 कारक बल बताए थे। पहला, सियाल सीमा पर तैर रहा है, प्लवनशीलता का गुण। दूसरा, चंद्रमा का ज्वारीय बल। बताया था कि पहले वाले बल के चलते महाद्वीपों का उत्तर की ओर प्रवाह हो रहा है और दूसरे वाले बल के चलते महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रवाह हो रहा है। लेकिन वेगनर महोदय ने महाद्वीपों के प्रवाह के लिए जिन बलों को कारक बताया था वो पर्याप्त नहीं थे। वास्तव में चंद्रमा के ज्वारीय बल से महाद्वीप तभी पीछे छूट सकते हैं, पश्चिम की ओर प्रवाहित हो सकते हैं, जब चंद्रमा का ज्वारीय बल वर्तमान से 1 करोड़ गुना अधिक हो। 1 करोड़ तब वो धक्का लगा पाएगा। तो वास्तव में वेगनर द्वारा प्रयुक्त बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए पर्याप्त नहीं था। जबकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने बताया, क्या बताया, कि जो हमारे महाद्वीप हैं वो भूगर्भिक प्लेटों के ऊपर स्थित हैं। जो महाद्वीप हैं वो भूगर्भिक प्लेटों के ऊपर स्थित हैं और ये प्लेटें अपने नीचे स्थित अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले स्थिनोस्फीयर के ऊपर
तैरती हुई अवस्था में है। ये प्लेटें बाह्य कोर से उठने वाली संवहन तरंगों द्वारा लगाए गए ये प्लेटें बाह्य कोर से उठने वाली संवहन तरंगों द्वारा लगाए गए बल के कारण विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती हैं और प्लेटों के प्रवाह के साथ ही महाद्वीपों में भी प्रवाह होने लगता है। चूंकि महाद्वीप और महासागरीय भाग प्लेटों के ही ऊपर स्थित हैं। फिर से बताता रहा हूं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने बताया कि सभी महाद्वीपीय भाग भूगर्भिक प्लेटों के ऊपर स्थित हैं। ये प्लेटें बाह्य कोर से उठने वाली संवहन तरंगों द्वारा लगाए गए बल के कारण विपरीत दिशा में प्रवाहित हो जाती हैं और इन प्लेटों के ऊपर स्थित महाद्वीपीय और महासागरीय भाग भी प्रवाहित होने लगते हैं। इस प्रकार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने महाद्वीपों के प्रवाह के लिए अधिक तर्कसंगत कारण दिया। वास्तव में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वेगनर महोदय का ज्ञान अधूरा था। वो तो ठहरे एक जलवायु शास्त्री, तो पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में उनका ज्ञान अधूरा था। इसीलिए वो महाद्वीपों के प्रवाह के लिए बाहरी बल की खोज कर रहे थे। बाहरी बल कौन सा था? चंद्रमा का ज्वारी बल। तो ये हो गया दो मुद्दों पर तुलना। तीसरा, वेगनर महोदय ने वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या की है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के सहारे। वेगनर महोदय ने अमेरिकन महाद्वीप में स्थित रॉकीज और एंडीज वलित पर्वतों की उत्पत्ति के संदर्भ में कहा था कि जब दोनों अमेरिकन महाद्वीप पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रहे थे तभी सियाल सीमा से टकरा गया। इस प्रकार अमेरिकन महाद्वीपों के पश्चिमी भाग मुड़कर वलित हो गए और एंडीज और रॉकीज जैसे विशाल वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई। उन्हें बताया कि जब दोनों अमेरिकन महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे, सियाल सीमा से टकरा गया, जिससे अमेरिकन महाद्वीपों के पश्चिमी भाग वलित हो गए और एंडीज और रॉकीज जैसे विशाल पर्वतों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार वेगनर महोदय विरोधाभासी बातें कह गए थे। पहले उन्होंने बताया था कि सियाल बिना किसी रुकावट की सीमा पर तैर रहा था, बाद में कहने लगे कि सियाल सीमा से टकरा गया। अब इन दोनों में से कोई एक ही बात सही हो सकती है। इसी प्रकार वेगनर महोदय ने हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में बस इतना कहा था कि जब प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से टूटकर उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा था तो टेथिस भूसन्नति में वलन के चलते हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में वेगनर महोदय ने पूरी व्याख्या नहीं की, जबकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी न केवल एंडीज और रॉकीज पर्वतों बल्कि हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में भी सही व्याख्या करता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार एंडीज और रॉकीज पर्वत का निर्माण यूरेशियन पैसिफिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट के मध्य अभिसरण सीमा के सहारे हो रहा है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार एंडीज और रॉकीज पर्वतों की उत्पत्ति अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के मध्य अभिसरण सीमा के सहारे हो रहा है, यानी अमेरिकन प्लेटों और पैसिफिक प्लेटों के टकराने से एंडीज पर्वत की उत्पत्ति हुई। अधिक घनत्व वाली पैसिफिक प्लेट जब अमेरिकन प्लेट के नीचे प्रवेश करती है तो अमेरिकन प्लेट का अग्रभाग कंप्रेशन बल, संपीड़नात्मक बल के चलते विरूपित हो गया। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ऊपर स्थित जो मलबा है, महाद्वीपीय मलबा, मुड़कर वलित हो गया और एंडीज जैसे विशाल पर्वत की उत्पत्ति हुई। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसी तरह से हिमालय की उत्पत्ति की जो व्याख्या है वो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के मध्य अभिसरण के सहारे करता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के मध्य अभिसरण सीमा के सहारे करता है। थ्योरी के अनुसार हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के मध्य अभिसरण के परिणाम स्वरूप हुआ है। क्लियर? तीसरा, 3 पॉइंट हो गए वेगनर महोदय और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के मध्य तुलना करते हुए। चौथा पॉइंट जो आप लिखेंगे, चौथा पॉइंट
लिखने की बात नहीं है, बस पॉइंट डाल दीजिएगा, यहां पे हम लिखेंगे, आप समझिएगा इसको। वेगनर महोदय ने बताया था, वेगनर महोदय ने पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित पश्चिमी द्वीप समूह और पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित सखालीन, क्यूराइल, जापान, फिलिपाइन द्वीप समूह और पश्चिमी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित पश्चिमी द्वीप समूह, क्या कहते हैं इसको, कैरेबियन द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज कहते हैं, या कैरेबियन द्वीप समूह। तो वेगनर महोदय ने पश्चिमी अटलांटिक में कैरेबियाई द्वीप समूह और पश्चिमी प्रशांत महासागर में जापान, सखालीन, फिलिपाइन द्वीप समूह की उत्पत्ति की भी व्याख्या की है। वेगनर महोदय ने बताया था कि जब जब एशिया महाद्वीप, वेगनर प्लेट का नाम नहीं लेंगे, वेगनर महाद्वीपों का नाम ले रहे हैं। वेगनर महोदय ने बताया था कि जब एशिया महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था तो उसका कुछ भाग, एशिया महाद्वीप जब पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था, चंद्रमा के ज्वारीय बल के प्रभाव में पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था, तो उसका कुछ भाग पीछे छूट गया, यानी महाद्वीपीय प्रवाह का साथ नहीं दे पाया और पीछे छूट गया। इसके चलते अल्यूशियन द्वीपचाप, सखालीन द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह, फिलिपाइंस द्वीप समूह इत्यादि द्वीप समूहों की रचना हुई। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि जब दोनों अमेरिकन महाद्वीप चंद्रमा के ज्वारीय बल से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो उसका कुछ भाग महाद्वीपीय प्रवाह का साथ नहीं दे पाया। इसके परिणामस्वरूप पश्चिमी द्वीप समूह यानी कैरेबियन आइलैंड्स की रचना हुई। यानी जबकि वेगनर महोदय ने जो अभी व्याख्या की है वो पर्याप्त नहीं है, जबकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी द्वीप समूहों की उत्पत्ति की व्याख्या प्लेटों के मध्य अभिसरण सीमा के सहारे करता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार समुद्री क्षेत्रों में द्वीपों का निर्माण तब होता है, समुद्री क्षेत्रों में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार समुद्री क्षेत्रों में द्वीपों का निर्माण तब होता है जब दो प्लेटें तट के पास आपस में टकराती हैं। यहां भी देखिए अभिसरण चल रहा है, अभिसरण के चलते जो समुद्री मलबा है, समुद्र के ऊपर स्थित क्रस्ट मुड़कर वलित हो गया और कैरेबियन द्वीप समूह की रचना हुई। यहां भी देखिए तट के पास अभिसरण चल रहा है और इस अभिसरण सीमा के सहारे जापान, सखालीन, फिलिपाइन द्वीप समूह की रचना हुई। क्योंकि अभिसरण की प्रक्रिया में अधिक घनत्व वाली भारी प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे, मान लेते हैं ये कौन सी प्लेट है, एक मिनट हम इसको करके दिखा दें। ये कौन सी प्लेट है, पैसिफिक प्लेट। आप देख लीजिए कैसे द्वीपों की रचना हुई, हालांकि मैं समझा चुका था। पैसिफिक प्लेट, और ये कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। दोनों में अभिसरण हो रहा है। अभिसरण कहां हो रहा है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में हो रहा है। ये प्लेट नीचे चल गई, पिघल गई। जब ये पीछे गई तो इस पर संपीड़नात्मक बल लगाया, इसको पीछे धक्का दिया, तो यूरेशियन प्लेट को धक्का दिया, तो यूरेशियन प्लेट का अग्रभाग विरूपित हो गया, जिसके चलते विरूपित मतलब उसका रूप बिगड़ गया। इसके चलते उसके ऊपर स्थित महासागरीय मलबा मुड़कर वलित हो गया। महासागरीय मलबा मतलब महासागरीय क्रस्ट मुड़कर वलित हो गया। इसके चलते पश्चिमी प्रशांत महासागर में जापान और फिलीपींस जैसे द्वीपों की रचना हुई, है ना। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताता है कि समुद्री क्षेत्रों में द्वीपों का निर्माण दो प्लेटों के मध्य अभिसरण के परिणाम स्वरूप होता है। जब तटीय क्षेत्रों में दो प्लेटों के मध्य अभिसरण हो रहा होता है तो वहां पर समुद्र में द्वीपों का निर्माण होता है। यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी द्वीपों की उत्पत्ति की व्याख्या अभिसरण सीमा के सहारे करता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार जब अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्रकृति की भारी प्लेट, है ना, कम घनत्व वाली प्लेट को पीछे ढकेलकर नीचे मेंटल में प्रवेश करती है, तो कम घनत्व वाली प्लेट का अग्रभाग विरूपित हो जाता है, जिससे उसके ऊपर स्थित महासागरीय मलबा यानी महासागरीय क्रस्ट मुड़कर वलित हो जाता है और समुद्र सतह से ऊपर उठ जाता है। समुद्र सतह कहां तक है, आप देख लीजिए, समुद्र सतह यहां तक है। ये समुद्र सतह, ये देखिए समुद्र सतह से ऊपर उठ गए हैं। तो जब अग्रभाग विरूपित हो जाता है कम घनत्व वाली प्लेट का, तो उसके ऊपर स्थित महासागरीय क्रस्ट मुड़कर वलित हो जाता है। इसके चलते समुद्र सतह से ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार पश्चिमी प्रशांत महासागर में जापान और फिलीपींस द्वीप समूह की रचना हुई। यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी द्वीपों की उत्पत्ति की व्याख्या अभिसरण सीमा के सहारे करता है।
नेक्स्ट, वेगनर महोदय के अनुसार पैंजिया का विखंडन और महाद्वीपों का प्रवाह एक बार की घटना है। वेगनर महोदय ने जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताया तो उन्होंने बस इतना ही कल्पना कर पाया कि पैंजिया का विखंडन हुआ और महाद्वीपों का प्रवाह हो गया और महाद्वीप वर्तमान स्थिति में पहुंच गए। यानी वेगनर महोदय के अनुसार पैंजिया का विखंडन और महाद्वीपों का प्रवाह केवल एक बार की घटना है, जबकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है और बाद में भी होगी। यानी पैंजिया के टूटने और जुड़ने की घटना पहले भी हो चुकी है और बाद में भी होगी। इस प्रकार महाद्वीपों की स्थिति में लगातार बदलाव आता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये महाद्वीप भूगर्भिक प्लेटों के ऊपर स्थित हैं और भूगर्भिक प्लेटों में लगातार प्रवाह जारी है, इसलिए महाद्वीपों की स्थिति में लगातार बदलाव आता रहेगा। विल्सन नामक एक विद्वान ने बताया कि पैंजिया के जुड़ने और टूटने की क्रिया 8 बार हो चुकी है। विल्सन नामक एक विद्वान थे, विल्सन, उन्होंने बताया कि पैंजिया के टूटने और जुड़ने की क्रिया 8 बार संपन्न हो चुकी है। यानी पैंजिया 8 बार टूटा और फिर जुड़ गया। विल्सन के अनुसार करोड़ों वर्षों बाद जो वर्तमान महाद्वीप हैं वो फिर से जुड़कर पैंजिया का निर्माण कर लेंगे, फिर से जुड़ जाएंगे। हमारे जो वर्तमान महाद्वीपीय और महासागरीय क्षेत्र हैं वो प्लेटों के ऊपर स्थित हैं। मध्य महासागरीय कटकों के सहारे नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, इसलिए प्लेटों में प्रवाह अभी भी जारी है। मध्य अटलांटिक कटक के सहारे अमेरिकन प्लेटें अभी भी पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही हैं। मध्य अटलांटिक कटक के सहारे चूंकि लावा का निर्माण हो रहा है, क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, इसलिए अमेरिकन प्लेटें लगातार पश्चिम की ओर प्रवाहित हैं, जिससे अटलांटिक महासागर चौड़ा होता जा रहा है और प्रशांत महासागर बंद होता जा रहा है। जैसे जैसे अमेरिकन महाद्वीप पश्चिम की ओर जाएगा, अटलांटिक खुलेगा, प्रशांत बंद होगा। इसका मतलब कि कुछ महासागरों का मुख खुलता जाएगा और कुछ महासागरों का मुख बंद होता जाएगा। महाद्वीपों की स्थिति में निरंतर बदलाव आता रहेगा। अफ्रीका यूरेशियन प्लेट के नीचे प्रवेश कर रहा है। यानी महाद्वीपों की जोड़ने की क्रिया कहीं कहीं दिखाई भी देती है। अफ्रीका यूरेशियन प्लेट के नीचे प्रवेश कर रहा है। यह देखिए लाल लाइन आपको दिखाई दे रही है। यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट यहां पे टकरा रहे हैं और यहां पे अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन, यानी यहां पर यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकरा रहा है और यहां पर यूरेशियन प्लेट से अफ्रीकन प्लेट टकरा रहा है। जिस तरह से प्रायद्वीपीय भारत किसके नीचे प्रवेश कर रहा है? यूरेशियन प्लेट के नीचे प्रवेश कर रहा है। प्रायद्वीपीय भारत यूरेशियन प्लेट के नीचे प्रवेश कर रहा है। करोड़ों वर्ष बाद प्रायद्वीपीय भारत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे प्रवेश कर रही है। उसी तरह से अफ्रीकन प्लेट भी यूरेशियन प्लेट के नीचे प्रवेश कर रही है, उत्तर में जा रही है। कैसे? तभी तो यहां पे क्या है, अगर अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे प्रवेश कर रही है तो यहां पे क्या है, जो येलो कलर के स्पॉट है, यहां पर भूमध्य सागर में ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी वही होता है जहां दो प्लेटों में टकराव होता है और एक प्लेट नीचे प्रवेश करती है। दो प्लेटों में टकराव होता है, अभिसरण होता है और एक प्लेट जो अधिक घनत्व वाली होती है छेपड़ कर जाती है, मंटल में डंप हो जाती है। यानी अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे डंप हो रही है। अफ्रीका महाद्वीप यूरेशिया के नीचे प्रवेश कर रहा है। यही कारण है कि भूमध्य सागर में ज्वालामुखी है। जब पूरा का पूरा अफ्रीका यूरेशियन प्लेट के नीचे प्रवेश कर जाएगा तो यूरोप तिब्बत की तरह ऊंचा पठार बन जाएगा। तो यूरोप क्या होगा? तिब्बत की तरह ऊंचा पठार बन जाएगा। जैसे प्रायद्वीपीय भारत जब यूरेशिया प्लेट के नीचे प्रवेश कर रहा है तो देखिए यहां पर तिब्बत जैसा विशाल पठार की रचना हो गई भारत के उत्तर में, है ना। इसी तरह करोड़ों वर्षों बाद यूरोप भी तिब्बत पठार की तरह ऊंचा हो जाएगा और अफ्रीका कम भाग बचेगा। सबसे ज्यादा टुकड़े अफ्रीका के ही हो रहे हैं। यह हो गया वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में तुलना। हमारे अध्यापक कुछ अपना डेमो दे चुके हैं, कुछ लोग अपना डेमो देंगे। मैंने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी ले चुका हूं और जैसे पढ़ा रहा हूं, आप अगर मेरे पढ़ाने के तरीके से खुश हैं तो निश्चिंत रहिए, मैं पढ़ाता रहूंगा, साल भर पढ़ाता रहूंगा। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं, कभी भी नहीं जाऊंगा। मैंने कहा है कि मैं 1 साल लगातार और उसके बाद भी आपके साथ सहयोग करूंगा। मैं असहयोग द्वारा आजादी नहीं दिलाऊंगा, मैं सहयोग द्वारा आजादी दिलाऊंगा 1 साल में।
मेरे कहने का मतलब है कि 1 साल में लगातार आपके साथ बना हूँ, उसके बाद भी बना रहूँगा। आप लोग परिश्रम करिए, छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में ना पड़िए, छोटी छोटी बातें करना बंद करिए। अगर कोई बड़ा लक्ष्य देखते हैं, कोई बड़ा ख्वाब है मन में, तो अपने मन को थोड़ा मजबूत बनाइए। मन के हारने से हार होता है, मन के जीतने से जीत होता है। ये दुनिया परस्पर सहयोग और कोऑपरेशन से चलती है। बहुत छोटा सोचेंगे तो बड़ा आदमी कभी नहीं बन पाएंगे। बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना भी पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। लड़िए, मैं हूं आपके साथ। नमस्कार।